आर्थिक समीक्षा 2025-26 ये समरी है। तो देखिए 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। और राज्य के जो प्रमुख संकेतक हैं उनका भारत से जो तुलना है वो इस तरीके से है। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, 2011 की जो जनगणना है वो आंकड़े हैं लिए गए हैं। तो राजस्थान है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 2011 की जनगणना के बेस पे पॉपुलेशन राजस्थान की 6.85 करोड़ है और भारत की 121.09 करोड़ है। और अभी 2025 में 8.33 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या अनुमानित की गई है। दशकीय वृद्धि दर डेकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 की राजस्थान की 21.3% है, वहीं भारत की 17.7% है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की 200 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की 382 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, राजस्थान का 24.9% है, भारत का 31.2% है। वहीं कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान का 75.1% है, भारत का 68.8% है। अनुसूचित जाति की संख्या शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के आधार पे राजस्थान में 17.8% है, वहीं भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन राजस्थान में 13.5% है, भारत में 8.6% है। लिंगानुपात सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के बेस पर राजस्थान में 928 है, भारत में 943 है। बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशो 0 से 6 वर्ष तक का राजस्थान में 888 बालिकाएं प्रति हज़ार बालक हैं, वहीं भारत में 919 बालिकाएं प्रति हज़ार बालक हैं। साक्षरता दर लिटरेसी रेट राजस्थान की 2011 की जनगणना के आधार पर 66.1% है, वहीं भारत में 73% साक्षरता दर है। साक्षरता दर पुरुष लिटरेसी रेट मेल राजस्थान में 79.2%, वहीं भारत की 80.9% है। साक्षरता दर महिला लिटरेसी रेट फीमेल राजस्थान की 52.1% है, भारत की 64.6% है। कार्य सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 43.6% है, भारत में 39.8% है। अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट 2023 के ये आंकड़े हैं, इसमें राजस्थान का है 22.9 प्रति हज़ार मध्य वर्ष जनसंख्या, वहीं भारत का है 18.4 प्रति हज़ार मध्य वर्ष जनसंख्या। अशोधित मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट 2023 के आंकड़े हैं, इसमें राजस्थान का है 5.9 प्रति हज़ार मध्य वर्ष जनसंख्या, भारत का है 6.4 प्रति हज़ार मध्य वर्ष जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 29 प्रति हज़ार जीवित जन्म है, वहीं भारत का 25 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो 2021 से 23 के आंकड़े हैं, राजस्थान का 86 प्रति लाख जीवित जन्म है, वहीं भारत का 88 प्रति लाख जीवित जन्म है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 219 से 23 के आंकड़े हैं, राजस्थान का 70.4 है आयु है और वहीं भारत की 70.3 आयु है जीवन प्रत्याशा रेट। अब देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 2024-25 और 25-26 के आंकड़े हैं। स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट स्थिर मूल्य इसमें आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। तो जो जीएसडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस पर 2024-25 में लगभग 9.04 लाख करोड़ थी, वो जो 2025-26 में बढ़कर 9.82 लाख करोड़ हो गई है। तो इसमें लगभग 8.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है 2024-25 में ये था 17.01 लाख करोड़ रुपए, वो वहीं 2025-26 में ये 18.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि लगभग 10.24% की वृद्धि दिखा रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जीएसडीपी ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पे 2024-25 में 8.77% की वृद्धि दर थी, वहीं 2025-26 में 8.66% की वृद्धि दर है, कि जो कि वो 9.04 लाख करोड़ से
9.82 लाख करोड़ हुआ, तो लगभग 8.66% की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 में है। प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी ग्रोथ रेट है 2024-25 में 11.77%, वहीं 2025-26 में 10.24%। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवी एट कांस्टेंट प्राइसेस एग्रीकल्चर का है 2024-25 में कृषि का था 27.05%, उद्योग का था 28.21%, वहीं सेवाएं यानी सर्विसेज का था 44.74%। यही आंकड़े वर्ष 2025-26 में है। एग्रीकल्चर का योगदान है जीएसवीए में 25.33%, उद्योग का है 28.21%, वहीं सेवाएं का है 46.46%। ये स्थिर मूल्यों पर है। ये प्रचलित मूल्यों पर है। कृषि का है 2024-25 के अगर आंकड़े देखें तो 27.13% है, उद्योग का 27.05% है, सेवाएं का 45.82% है। वहीं ये आंकड़े अगर हम देखें 25-26 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान टोटल जीएसवीए में है 25.74%, उद्योग का है 26.55% और सेवाएं यानी सर्विसेज का सबसे ज़्यादा है 47.71%, 47.71% सबसे बड़ा योगदान है। देखिए कृषि में फसलें हैं, पशुधन है, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल होता है। उद्योग में खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण शामिल होता है। सेवाएं में परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएं, अचल संपत्ति, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल होती हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थिर मूल्यों पर 2011-12 का आधार वर्ष लिया गया है। 2024-25 में था ये 60.89 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2025-26 में हो गया है 8.59 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्यों पर है ये 15.25 लाख करोड़ रुपए और 2025-26 में 16.85 लाख करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है स्थिर मूल्यों पर, आधार वर्ष वही 2011-12 है। 2024-25 में 95,762 थी, जो कि 25-26 में बढ़कर 1,03,189 रुपये हो गई है। तो इसमें लगभग 60.76% की वृद्धि देखी गई है। प्रचलित मूल्यों पर 2024-25 में थी 1,85,095 रुपये, जो अब बढ़कर 2025-26 में 2,02,349 रुपये हो गई है। तो इसमें 9.32% की वृद्धि देखी गई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्रचलित मूल्यों पर है 5,02,412 करोड़ रुपए। ये यानी जो जीएसडीपी है उसका 29.53% है। कृषि उत्पादन सूचकांक है इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसमें आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 लिया गया है। तो ये 24-25 का अवेलेबल है। ये है कृषि उत्पादन सूचकांक 243.55 243.55 एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से है। तो एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 2024-25 में 309.62 लाख मैसेज टन था। अभी 25-26 में 283.98 लाख मैसेज टन है। ये अग्रिम अनुमान है, एस्टिमेटेड है ये 283.98 लाख। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधार वर्ष इसमें 2011-12 लिया गया है। 24-25 में ये 154.38 था इंडेक्स वैल्यू और वहीं जो 25-26 में 153.29 है ये प्रोविजनल है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें आधार वर्ष 1999 से 2000 लिया गया है थोक मूल्य में, जबकि औद्योगिक उत्पादन वाले में होलसेल वाले में इन्होंने इंडस्ट्रियल वाले में इन्होंने 11-12 आधार वर्ष लिया है। ये याद रखने वाली बात है। होलसेल में ये 1999 से 2000 वाला ले रहे हैं, जो कि 24-25 में इंडेक्स वैल्यू थी 396.72, वहीं अब 2025-26 में 399.74 दिसंबर 2025 तक के इसके आंकड़े हैं। तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। देखिए 24-25 में 2.18% की चेंज हुआ था और इसमें 25-26 में 0.76% चेंज हुआ है। अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर 24-25 में राजस्थान की 27,284 मेगावाट यानी लगभग 27 गीगावाट मान सकते हो आप, और 25-26 में जो अधिष्ठापित क्षमता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर की 31,556 मेगावाट यानी दिसंबर 2025 तक, यानी लगभग 31 गीगावाट आप मान सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक सा कमर्शियल बैंक क्रेडिट 30 सितंबर के अनुसार 24-25 में थे 6,11,546 करोड़ रुपए और 25-26 में 6,91,943 करोड़ रुपए सितंबर 2025 तक ऋण ये था। अब देखिए यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी होता है, जो कि अभी राजस्थान की है
ये 9.82 लाख करोड़ रुपए है लगभग 25-26 की जो जीएसडीपी है। ये देखिए जो जीएसडीपी है ये एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य होता है वो जीएसडीपी कहलाता है। सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए जो है यह किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने का एक पैमाना है। इसे निकालने के लिए कुल उत्पादन मूल्य में से कच्चे माल और आपूर्ति मध्यवर्ती उपभोग की लागत को घटा दिया जाता है। तो जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है जीएसवीए है उसमें ये अलग अलग इन्होंने दे रखा है। जैसे एग्रीकल्चर है वो स्थिर मूल्यों पर 25-26 में, कृषि का 25.33% है, इंडस्ट्री का 28.21%, सेवाएं 46.46%। वहीं प्रचलित मूल्यों पर एग्रीकल्चर में 25.74%, उद्योग 56.55% और सेवाएं सबसे ज़्यादा 47.71% है। ये जीएसवी हो गया। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में से पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटाकर निकाला जाता है। तो शुद्ध राज्य जो घरेलू उत्पाद है वो है आपका स्थिर मूल्यों पर जो है राजस्थान का 25-26 का 8,59,333 करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्यों पर 2025-26 का है 16,85,118 करोड़ रुपए है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखिए किसी राज्य की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब उस अधिकतम बिजली मेगावाट या गीगावाट से है जिसे राज्य में मौजूद सभी पावर प्लांट थर्मल, सौर, पवन और जल विद्युत मिलकर आदर्श परिस्थितियों में एक साथ उत्पादित कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम इतनी बिजली उत्पादित की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो इतनी करे, ये है कि वो इतना कर सकता है कोई भी राज्य। तो अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है 24-25 में 27 गीगावाट थी और अभी 25-26 में लगभग 31 गीगावाट राजस्थान की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है। वाणिज्यिक बैंक साख कमर्शियल बैंक क्रेडिट का अर्थ बैंकों द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को दी जाने वाली ऋण उधार सुविधा या साख से है। इसके तहत बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा ब्याज पर उधार पर देते हैं और अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा मनी सप्लाई का सृजन करते हैं। तो 2025-26 में सितंबर 2025 तक जो ऋण बांटे गए हैं वो देखिए 6,91,943 करोड़ रुपए तक बांटे गए हैं। राजस्थान ने विकसित राजस्थान @2047 नामक एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो राज्य की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास का प्रतीक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है। यह विजन दस्तावेज 13 चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट रोड मैप प्रदान करता है जो नीतिगत निर्णयों, निवेश प्राथमिकताओं, संरचनात्मक परिवर्तन और 2047 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का मार्गदर्शन करेगा। यानी इस डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो राजस्थान की इकोनॉमी उसे 13 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स 13 क्षेत्रों में इन्होंने बांट दिया है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो सेक्टर हैं, ये इस तरह है। फर्स्ट है कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम। सेकंड क्षेत्र है स्वास्थ्य एवं कल्याण, हेल्थ एंड वेलबींग। तीसरा है शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। चौथा है सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। पांचवा है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। छठा है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास यानी टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सातवां है आधारभूत अवसंरचना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां है जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। नौवां है पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। 10वां है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। 11वां है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। 12वां है प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। 13वां है वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति, फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी पूरी इकोनॉमी को इन 13 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। तो देखिए सितंबर 2025 तक राज्य में जो बैंक शाखाएं हैं वो 9,172 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 4,619 हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1,628 हैं, निजी क्षेत्र के बैंक 2,301 है, लघु वित्त बैंक 577 हैं, विदेशी बैंक 7 हैं और भुगतान बैंक 40 हैं। राजस्थान में जमा राशि में 9.75% की वृद्धि हुई है, जबकि ऋण जमा अनुपात बढ़कर 89.61% हो गया है जो राष्ट्रीय औसत 80.43% से अधिक है।
सितंबर 2025 तक जमाए हैं 7,72,147 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर 2025 तक ऋण है 6,91,943 करोड़ रुपए। ये जो अपन ने ये दे रखा है ना वाणिज्यिक बैंक संघ 6,91,943 करोड़ रुपए ये ऋण है, और जमाए हैं 7,72,147 करोड़ रुपए। बैंकिंग कार्यालयों की संख्या है प्रति लाख जनसंख्या पर 11 है। प्रति व्यक्ति बैंक जमा सितंबर 2024 तक जमा है 92,719 रुपये औसत है। प्रति व्यक्ति बैंक ऋण है सितंबर 2024 तक 43,088 रुपये। ये है। अब ये जो 13 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 है, विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उनको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम, यानी ये जो सेक्टर है इसमें कौन कौन सी स्कीम्स के थ्रू इस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो वो सब है। कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम फर्स्ट है। तो देखिए जो पशुपालन है वो मेन पॉइंट है, ये है कि पशुपालन कृषि उत्पादन के 1/3 से अधिक का योगदान देता है, और राजस्थान जो है बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। वर्ष 2025-26 के उत्पादन अनुमानों के अनुसार खरीफ दलहनों का उत्पादन बढ़कर 20.52 लाख मैट्रिक टन यानी 2.34% वृद्धि हुई है, और रबी दलहनों का उत्पादन 26.61 लाख मैट्रिक टन 22.34% की वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 में होने का अनुमान है। जो ये सेक्टर है फर्स्ट वाला कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण, इसमें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये योजनाएं हैं कि ये इस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना है। तो देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किए जाने वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर आदानों की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2025-26 में खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए 31.50 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा संचालित ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देकर आधुनिक तकनीक को पारंपरिक खेती के साथ जोड़ने की यह योजना है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को 1070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज अनुदान देती है। फिर एक कृषि ऋण एवं सहकारी आधारित वित्त पोषण है, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव बेस्ड फाइनेंसिंग है। ये अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान क्रेडिट के माध्यम से शून्य ब्याज पर सुलभ ऋण किसानों को उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाती है जो यह उपज में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की सुरक्षा करती है। फसल क्षति की भरपाई हेतु पात्र किसानों को लगभग 6,206.61 करोड़ रुपए की कुल बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। फिर दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भी इस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो दलहन में जो आत्मनिर्भरता मिशन है ये अरहर, उड़द एवं मसूर के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित है, जिसके लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार और जलवायु अनुकूल बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह पहल स्थिरता सुनिश्चित करते हुए फसल कटाई पश्चात भंडारण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF, ये 2000 क्लस्टरों के गठन के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। ये क्लस्टर पूरे राज्य में 2.50 यानी 2.5 लाख किसानों तथा 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, आय विविधता में स्थिरता को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालोर जिलों को लक्षित करती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME, ये सूक्ष्म इकाइयों को ऋण और तकनीकी पहुंच के माध्यम से औपचारीकरण रूप दिया जाता है। इस योजना के तहत अभी तक 8 जिलों में 8 इंक्यूबेशन सेंटर को 23.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी इसी सेक्टर को बिलोंग करती है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम सेक्टर को। तो देखिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुधन के रोग और मृत्यु की स्थिति में मुफ्त बीमा प्रदान किया जाता है। 1 दिसंबर 2025 से राज्य देशी पशुधन के लिए 100% प्रीमियम वहन करता है और वर्ष 2025-26 में 42 लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना दूध उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी है। यह दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की सुरक्षा प्रदान करती है और दिसंबर 2025 तक 1.12 लाख दूध उत्पादकों को बीमित किया जा चुका है। ये सभी जो योजनाएं हैं ये इस सेक्टर कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण जो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम उससे बिलोंग करती हैं और इन योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा
द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है जो सेक्टर है स्वास्थ्य एवं कल्याण, हेल्थ एंड वेलबींग। तो देखिए वर्ष 2025-26 में 2800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ राजस्थान की स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाया गया है। NFSH 4 से NFSH 5 2019 से 21, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इस अवधि के दौरान राजस्थान ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जो संकेतक थे, इंडिकेटर्स थे, उसमें राष्ट्रीय औसत से बेहतर या उसके बराबर समकक्ष प्रदर्शन किया है। जैसे नवजात मृत्यु दर है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट NNMR प्रति 1000 जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 20.2 हो गई है। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 41.3 से घटकर 30.3 हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 50.7 से घटकर 37.6 हो गई है। ये सभी राष्ट्रीय आंकड़ों से बेहतर हैं। संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का अनुपात बढ़कर 94.9 यानी लगभग 95% हो गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 88.6% है। पूर्ण टीकाकरण 80.4% तक पहुंच गया है और कुल प्रजनन दर घटकर टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 2 के स्तर पर आ गई है। बाल कुपोषण में भी कमी आई है, जैसे बोनापन स्टंटिंग था वो 21.8%, दुर्बलता वेस्टिंग 16.8% और अल्प वजन अंडर वेट 27.6% रह गया है। जबकि SRS 2021-23 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR में सुधार होकर यह 86 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर 88 से कम है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर 46.3% पर स्थिर रही है और ये राष्ट्रीय औसत 52.2% से कम है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रदेश में 11,571 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 12 प्रकार की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, जिनका विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्र SSG एम्स शहरी क्षेत्रों में भी करा जा रहा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना यूनिवर्सल जो कवरेज स्कीम है, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2179 पैकेजों में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें अन्य राज्यों में पोर्टेबिलिटी भी शामिल है, यानी अन्य राज्यों में भी इलाज करवाया जा सकता है और अन्य राज्य वाले लोग, राजस्थान के जो लोग हैं वो राजस्थान में आके करवा सकते हैं। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा ID जारी कर दी गई हैं, जिनसे 2.38 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए हैं, जिनसे सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। तीसरा सेक्टर है शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो देखिए इसमें समग्र शिक्षा अभियान है, निपुण भारत मिशन है, इस तरीके से। तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान है, ये पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। निपुण भारत मिशन जो है वो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता सुनिश्चित करता है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक के दौरान 45 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को संरचित शिक्षा पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री और शिक्षक क्षमता संवर्धन से लाभ मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, वो छात्र केंद्रित शिक्षक क्षमता निर्माण और स्कूल सुधार पर फोकस करता है। सीखने की क्षमता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रखर राजस्थान 2.0, निपुण राजस्थान अभियान और मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स जैसी अनेक पहलें लागू की गई हैं। लगभग 2.96 लाख विद्यार्थियों के नामांकन वाले 639 PM श्री स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है, जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और पर्यावरण अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 4000 से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया गया है। चौथा सेक्टर है सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। इसमें है लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, जिसमें बालिका जन्म को प्रोत्साहन देते हुए उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को 7 निर्धारित चरणों में 1.5 लाख रुपए की राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के माध्यम से राज्य द्वारा आंगनबाड़ी नेटवर्क के जरिए पूरक पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 1 दिसंबर 2025 तक 4.38 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित किए जा चुके हैं।
वर्ष 2025-26 दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 18.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाया गया है और 18.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया गया है। दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति 2025 लागू की गई है, जिससे वे सरकारी कार्यालयों में अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें। ये जो सभी था, ये चौथे सेक्टर सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन से जुड़ा हुआ था, सामाजिक सशक्तिकरण समावेशन। पांचवा सेक्टर है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं वो देखते हैं हम। निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक निवेश आकर्षित करना, हरित और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। इसके पूरक के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य वृहद स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्धन, हरित विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके राज्य को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। लघु स्तर के व्यापारियों और सूक्ष्म व्यापार उद्यमों हेतु ऋण, बीमा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक बेहतर पहुंच बनाने, महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ व्यापार क्षेत्र के लिए एक संरचित सहायता ढांचा बनाने के लिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। फिर प्रवासी राजस्थान नीति 2025 है, जिसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय से निवेश, व्यापार, नवाचार और परोपकारी योगदान को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर, शिकायत निवारण प्रणाली और डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन नियमों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन नियमों में शिथिलता और निरंतर सहयोग प्रदान करके राजस्थान को एक पसंदीदा डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। इस नीति की अधिसूचना और रिप्स प्रोत्साहनों के एकीकरण के माध्यम से प्रारंभिक निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि को राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी, समावेशी और प्रौद्योगिकी सक्षम एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। वहीं एमएसएमई अधिनियम 2019 के द्वारा उद्यमों की स्थापना एवं नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित किया गया है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के अंतर्गत क्लस्टर आधारित विकास में उल्लेखनीय प्रगति करी गई है और एक जिला के उत्पाद नीति 2024 के माध्यम से क्षेत्रीय विशेषीकरण में प्रगति करी गई है। राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अनेक इकाइयों को विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रमाणन हेतु सहायता प्रदान की गई है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में 97,171.66 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। खनन क्षेत्र में राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 लाई गई है, जिनका उद्देश्य सतत एवं पारदर्शी खनिज विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत एमसैंड का आवंटन किया गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 है। इसमें राज्य में 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी दर और 4.2% की बेरोजगारी दर के बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह तैयार की गई है। यह नीति राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इस योजना का शुभारंभ 15 जनवरी 2026 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 18 से 45 आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी सहायता तथा CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 है। इसका उद्देश्य कुशल प्रतिभा, सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करना है, जिससे उच्च मूल्य
रोजगार के अवसरों का सृजन एवं सेवा क्षेत्र के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। राजस्थान कौशल नीति 2025 है मांग आधारित कौशल विकास, पुनः कौशल रिस्किलिंग और उन्नत कौशल अपस्किलिंग पर केंद्रित है, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि, कार्यबल की उत्पादकता में सुधार तथा औद्योगिक सेवा और नवीन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान युवा नीति 2026 है। इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है और जनसांख्यिकी लाभ का उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 है। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं, परिवहन एवं उद्योगों के लिए स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विस्तार करना है, जिसे न्यून कार्बन विकास को बढ़ावा देने, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार और गैस आधारित औद्योगिक विकास को समर्थन मिले। ये सब जो नीतियां और योजनाएं थी, ये पांचवी औद्योगिक खनन एवं आर्थिक विकास सेक्टर से बिलोंग करती थी। छठा है पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 है। इसमें राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पाद विविधीकरण, डिजिटल एकीकरण और निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन विकास को गति देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 प्रारंभ की है। साथ ही जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क छूट जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। वित्तीय प्रोत्साहन और सरलीकृत अनुमतियों के माध्यम से राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 भी शुरू की गई है। राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष का गठन मार्च 2025 में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली वृहद स्तर की पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया गया है। सातवां सेक्टर है आधारभूत अवसंरचना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, इसमें जो राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता है वो मार्च 2025 के 27,283.83 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 31,556.43 मेगावाट हो गई है। राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसमें जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 9,898 मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता है 4,416.12 मेगावाट है और दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता का ये 45.36% है। कुल ऊर्जा उपलब्धता है 21-22 की 9,080.92 करोड़ यूनिट और 24-25 में के जो वर्ष है उसके आंकड़े हैं 11,770 करोड़ यूनिट। उपभोक्ताओं को जो ऊर्जा जो आपूर्ति की गई है वो है 6,959.65 करोड़ रुपए वर्ष 21-22 में। वही 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 9,200.80 करोड़ यूनिट। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2025 के 197.94 लाख से बढ़कर नवंबर 2025 में 202.78 लाख हो गई है, यानी लगभग 2.44% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगा के प्रति माह 300 यूनिट विद्युत प्रदान करना है। वहीं रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS भी है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों AT/C को 12 से 15% के स्तर पर कम करके और आपूर्ति की औसत लागत एवं कुल राजस्व आवश्यकता अंतर ACS-ARR को शून्य पे लाकर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। सड़क परिवहन क्षेत्र में राज्य का सड़कों का घनत्व 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है और मार्च 2025 तक 91.68% गाँव यानी लगभग 39,666 गाँव सड़कों से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 8,658.35 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 5,174.06 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ की शुरुआत की गई है, जो गांवों में भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु करी गई है। पहले चरण में 78 अटल प्रगति पथों में से 35 पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में 249 गाँवों में 39 अटल प्रगति पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आठवां सेक्टर है जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। तो देखिए, जो भारत के कुल भूभाग का 10.41% से अधिक हिस्सा राजस्थान का है, लेकिन जल संसाधन मात्र राजस्थान में टोटल पूरे भारत का 1.16% है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 16.17 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र CCA को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2.0 का उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना तथा जल उपयोग दक्षता को कवर करना है। जलागम क्षेत्र घटक 1990.37 करोड़ रुपए की लागत से 39 जिलों में 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MGSA 2.0 है। ये सामुदायिक नेतृत्व वाले वर्षा जल संचयन और पारंपरिक संरचनाओं के पुनरुद्धार पर जोर देता है। जल जीवन मिशन JJM है। इसका लक्ष्य 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना है। अमर 2.0 है। ये राज्य के 143 शहरी निकायों में 5123.06 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से हर घर नल सुनिश्चित करता है। 9वां सेक्टर है पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। तो देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में दिसंबर 2025 तक 8.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत राजस्थान ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करी है, जो इसके बेहतर SDG के प्रदर्शन एवं लक्षित हरित नीतियों में परिलक्षित होता है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, जो पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिए, यह दूरदर्शी नीति भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को अर्जित करने के साथ संबद्ध है, जो सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 है। इस नीति द्वारा वाहनों की डी रजिस्ट्रेशन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करी गई है, जिससे पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण का भार कम किया जा रहा है और परिवहन में सर्कुलर इकोनॉमी के व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान ने सतत तथा समावेशी विकास को अर्जित करने के लिए अपनी विकास रणनीतियों को सतत विकास लक्ष्य SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ एकीकृत करा है। राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 3.0 के आधार पर राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट का नवीनतम 7वां संस्करण 7th एडिशन जारी कर दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने सुदृढ़ संस्थागत मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से 188 संकेतकों में से 33 संकेतकों के लक्ष्य को अर्जित कर लिया है एवं 63 संकेतकों के लक्ष्य को अर्जित करने में ऑन ट्रैक है। ग्रामीण विकास 10वां जो सेक्टर है वो रूरल डेवलपमेंट है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति अभिलेख है, अटल ज्ञान केंद्र है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना अंतर्गत 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित करा गया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 414 गाँव को ODF प्लस आदर्श गाँव के रूप में विकसित कर दिया गया है। 11वां सेक्टर है शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट। राजस्थान ने शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा विकसित करा है, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार न्यास, राजस्थान आवासन मंडल और जोधपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जैसे निकाय शामिल हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर जैसे शहरों में विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों, फ्लाईओवर, पार्कों, आवास तथा अन्य नागरिक अवसंरचना के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का प्रबंधन करते हैं। स्थानिक दृष्टि से राजस्थान में शहरीकरण कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जिलों में केंद्रित है, जहां शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, जबकि जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर जैसे जिलों में शहरी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण पुरुषों में रोजगार और महिलाओं में विवाह है। शहरी राजस्थान में आवासीय परिस्थितियां तुलनात्मक रूप से अनुकूल है, जहां लगभग 68.9% मकान अच्छी स्थिति में वर्गीकृत हैं, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी TOD इस 2025 है। ये इस नीति को शहरी विकास विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है और ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, शहरी विस्तार, निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना और आवागमन सुविधा, पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना है। TOD 2025 बेसिकली यानी आपके सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 है। यह नीति राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा 17 जुलाई 2025 को अधिसूचित करी गई है। इस नीति के माध्यम से आवास, अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं से सुसज्जित बड़े स्तर की
आत्मनिर्भर टाउनशिपों को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। यह नीति परिधीय एवं नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने का प्रयास करती है। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 है। इस नीति में सामाजिक, सार्वजनिक, चैरिटेबल व धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्ट, सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों, समाचार पत्रों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु प्रावधानों को शामिल करा गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी है। राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDPB सेक्टर से बिलोंग करती है। अमृत 2.0 है। इसके अंतर्गत राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज, जल आपूर्ति और जलाशय और पार्कों के पुनरुद्धार से जुड़े कार्य करे गए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन है। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में, जिसके लिए कुल 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ने परियोजनाओं एवं एजेंटों के पंजीकरण तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से आवासीय बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 के अंतर्गत राजस्थान ने सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB में खुले में शौच मुक्त ODF की स्थिति प्राप्त कर ली है। इसके तहत 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 22,500 से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है। यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय अवसंरचना और सूचना, शिक्षा, संचार IEC गतिविधियों पर अधिक ध्यान देता है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसके तहत प्रति प्लेट 8 रुपये में सब्सिडी वाले भोजन की सुविधा दी जाती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 12वां सेक्टर है प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। देखिए, राजस्थान में डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रभावी शासन व्यवस्था निरंतर विकसित हो रही है, जो सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण से लेकर शासन के अंतिम बिंदुओं तक पहुंचने वाली पहल का हिस्सा बन चुका है। लोक सेवा प्रदायगी में पहुंच को सुधारने और बाधाओं को कम करने के लिए जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जन आधार है, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। इस योजना के तहत लगभग 2.06 करोड़ परिवारों को 7.95 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ML का उपयोग करके सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य डेटा रिपोजिटरी को केंद्रीकृत कर योजनाओं एवं पात्रताओं की एक एकीकृत लेजर तैयार करना है, ताकि लाभार्थी सहजता से लाभ प्राप्त कर सके। राजस्थान संपर्क 2.0 है। यह एक उन्नतम केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 पे दर्ज 33.88 लाख परिवादों में से 98% से अधिक का निस्तारण करा जा चुका है। आम जन को घर के समीप सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वैधानिक रूप से अनुमत लगभग 78,000 ई-मित्र केंद्र स्थापित करे गए हैं। जन सूचना पोर्टल पर 117 विभागों की 351 योजनाओं एवं 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर 2.1 लाख लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। किसानों ने राज किसान साथी पोर्टल की सुविधा का उपयोग करके 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनी किट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के नमूने प्राप्त करे हैं। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग को सुदृढ़ करने और कागज रहित कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-ऑफिस प्रणाली विकसित करी गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 42 लाख से अधिक ई-फाइलें बनाई जा चुकी हैं। राज ई-साइन, ई-हस्ताक्षर है, राजमेल है, अभय कमांड सेंटर है। अभय कमांड सेंटर यह एक एकीकृत GPS समाधान है, जिसके तहत 26 जिलों में 25,159 कैमरे स्थापित करे गए हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 है। यह बजट निर्माण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होना, जिससे नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार हुआ है और खातों का वास्तविक समय से मिलान रियल टाइम रिकॉन्सिलेशन संभव हो पाया है। इसे सूचना प्रबंधन तंत्र मजबूत हुआ है, जिससे समयबद्ध खातों को तैयार करने में सटीकता बढ़ी है और सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता तथा कुशलता में सुधार हुआ है। राजस्थान AI, ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग नीति 2026 है। 6 जनवरी 2026 को यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगार अवसरों का सृजन तथा AI के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लागू करी गई है। राजस्थान AVGC XR नीति 2024 है। यह नवाचार, रचनात्मक उद्यमिता और उच्च कौशल डिजिटल रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग को बढ़ावा देती है।
13वां लास्ट सेक्टर है राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक नीति, फिस्कल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो देखिए कृषि में तकनीकी प्रगति, औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रभावी उपयोग इस विकास रणनीति का पूरा आधार है। इसके अलावा मूलभूत बुनियादी ढांचा, स्मार्ट शहरों, औद्योगिक समूहों और एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रित विकास नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों को दर्शाती है, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से दर्शाया जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है, जो सामूहिक रूप से इसके सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान करते हैं। इस तरीके से ये 13 सेक्टर थे। कौन सी सेक्टर को कौन सी स्कीम हिट करती है वो हमने पढ़ा, किस स्कीम के तहत, किस योजना, किस नीति के तहत उस क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब ये समरी एक तरीके से ये थी। अब देखिए एक पंचगौरव कार्यक्रम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता और विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उत्पादों स्थलों का चयन कर प्रत्येक जिले को एक अनूठी पहचान प्रदान करना और उनके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिलों को एक मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान प्रदान करना है। 25-26 में शुरुआत करी गई थी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचगौरव पहल के तहत प्रत्येक जिले के 5 प्रमुख तत्व निर्धारित करे गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल, एक जिला एक पर्यटन स्थल। पंचगौरव कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंचगौरव समिति और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर पंचगौरव समितियों का गठन करा गया है। वर्ष 2025-26 में पंचगौरव कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। जिलेवार जो चिन्हित जो पंचगौरव हैं जो हमने पढ़े हैं वो इस तरीके से है। देखिए, अजमेर है, उसकी 5 जो हैं वो उपज है, वनस्पति प्रजाति है, उत्पाद है, पर्यटन स्थल है, खेल है। किस जिले का क्या विशिष्ट पहचान है उस हिसाब से करा गया है। तो देखिए अजमेर से शुरुआत करते हैं। अजमेर में उपज में गुलाब को लिया गया है, वनस्पति प्रजाति नीम है, उत्पाद ग्रेनाइट है, मार्बल के उत्पाद है, पर्यटन स्थल पुष्कर तीर्थ को रखा गया है और खेल कबड्डी रखा गया है। अलवर है, उपज प्याज दी है, वनस्पति प्रजाति अर्जुन है, उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, पर्यटन स्थल अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व है और खेल कुश्ती है। बालोतरा का उपज अनार है, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है, उत्पाद टेक्सटाइल उत्पाद है, पर्यटन स्थल नाकोड़ा जैन मंदिर है और खेल क्रिकेट है। बांसवाड़ा है, उसकी उपज आम रखी गई है, वनस्पति प्रजाति सागवान रखा गया है, उत्पाद मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है और खेल तीरंदाजी है। 5वां 12 जो जिला है उसमें उपज लहसुन रखी गई है, वनस्पति प्रजाति चिरौंजी है, उत्पाद लहसुन के उत्पाद हैं, पर्यटन स्थल रामगढ़ क्रेटर है और खेल फुटबॉल है। बाड़मेर है, उसकी उपज इसबगोल है, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है, उत्पाद कशीदाकारी है, पर्यटन स्थल किराड़ू मंदिर है, खेल बास्केटबॉल है। ब्यावर है, गेहूं, करंज, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर और पर्यटन स्थल ब्यावर का टोडगढ़ पहाड़ी है, खेल हॉकी है। भरतपुर है, उपज शहद है, वनस्पति प्रजाति कदम है, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद है, पर्यटन स्थल भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, खेल कुश्ती रखा गया है। भीलवाड़ा है, उपज संतरा है, वनस्पति प्रजाति अर्जुन है, उत्पाद टेक्सटाइल उत्पाद है, पर्यटन स्थल भीलवाड़ा का मांडलगढ़ किला है और खेल बास्केटबॉल रखा गया है। 10वां जिला बीकानेर है, उपज मोट रखी गई है और रोहिड़ा है और उत्पाद बीकानेरी नमकीन है, पर्यटन स्थल करणी माता मंदिर है, खेल तीरंदाजी को रखा गया है। बूंदी है, उपज चावल रखी गई है और वनस्पतिक प्रजाति धोक रखी गई है, उत्पाद सैंडस्टोन है और पर्यटन स्थल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है बूंदी का और खेल कबड्डी रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की उपज सीताफल रखा गया है और बिल्वपत्र रखा गया है, वनस्पतिक प्रजाति और उत्पाद ग्रेनाइट है, मार्बल के उत्पाद है, पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, खेल कबड्डी है। चूरू है, उपज ग्वारपाटा है, खेजड़ी वानस्पतिक प्रजाति है, लकड़ी के उत्पाद फेमस हैं, थालासर बालाजी मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है, एथलेटिक्स खेल रखा गया है। दौसा है, उपज सौंफ रखी गई है, ढाक जो है, ढाक का पेड़ जो है वानस्पतिक प्रजाति है, पत्थर के उत्पाद बड़े फेमस है और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में है। फुटबॉल दौसा की पहचान रखी गई है। डीडवाना कुचामन है, उपज में प्याज दिया गया है, खेजड़ी वानस्पतिक प्रजाति प्रदान करी गई है, उत्पादों में मार्बल एंड ग्रेनाइट के उत्पाद बड़े फेमस है डीडवाना कुचामन की। डीडवाना झील को पर्यटन स्थल की पहचान के रूप में रखा गया है और बास्केटबॉल खेल डीडवाना कुचामन को प्रदान किया गया है। डीग है, उपज सरसों रखी गई है, वनस्पति प्रजाति अर्जुन का पेड़ है, स्टोन आधारित उत्पाद
उत्पाद बड़े फेमस हैं डीग के, और डीग महल पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है। कुश्ती गेम डीग की पहचान रखा गया है। धौलपुर है 17वां जिला, उसकी उपज आलू रखी गई है। और वानस्पतिक प्रजाति करंज है। स्टोन आधारित उत्पाद धौलपुर के भी बड़े फेमस है। मचकुंड पर्यटन स्थल है। हॉकी खेल है। डूंगरपुर का आम है उपज। वानस्पतिक प्रजाति सागवान है। मार्बल के उत्पाद फेमस हैं। बेणेश्वर धाम पर्यटन स्थल रखा गया है। हॉकी गेम रखा गया है। हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में उपज किन्नू रखी गई है। वानस्पतिक प्रजाति शीशम रखी गई है। कृषि आधारित उत्पाद है। गोगामेडी मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है। हॉकी खेल प्रदान किया गया है। जयपुर में आंवला रखा गया है। और लिसोड़ा जो है वो वानस्पतिक प्रजाति रखी गई है। रत्न आभूषणों के लिए फेमस है। आमेर दुर्ग को विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है। पंचगौरव में शामिल करा गया है। और खेल कबड्डी रखा गया है। जैसलमेर में खजूर है। और जो जाल है वानस्पतिक प्रजाति और येलो स्टोन के उत्पाद रखे गए हैं। जैसलमेर दुर्ग को वो पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है। और जिम्नास्टिक को इन खेल की पहचान के रूप में जैसलमेर के लिए रखा गया है। 22वां जिला जालोर है। अनार रखा गया है। जाल है। ग्रेनाइट के उत्पाद हैं। सुंदा माता मंदिर जो है वो जालोर में है। और जालोर में बॉक्सिंग रखा गया है। झालावाड़ है। संतरा सागवान कोटा स्टोन के उत्पाद। गागरोन दुर्ग और बास्केटबॉल। झुंझुनू में सरसों नीम लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद। लोहार गलतीत और बास्केटबॉल। जोधपुर में जीरा जाल लकड़ी के फर्नीचर। मेहरानगढ़ दुर्ग जिम्नास्टिक। करौली में तिल बरगद सैंडस्टोन के उत्पाद। कैला देवी मंदिर क्रिकेट। ये पंचगौरव में रखे गए हैं। खैरतल तिजारा जो जिला है उसमें प्याज शीशम ऑटोमोबाइल पार्ट्स तिजारा जैन मंदिर कुश्ती रखे गए हैं। कोटा में धनिया खैर कोटा डोरिया चंबल रिवर फ्रंट कुश्ती रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड में गाजर गूगल ऑटोमोबाइल पार्ट्स बैराट कुश्ती में रखे गए हैं। नागौर में मूंग वानस्पतिक प्रजाति में खेजड़ी और पान मेथी मसाला प्रसंस्करण। पर्यटन स्थल में मीराबाई स्मारक और स्पोर्ट्स में खेल में कबड्डी रखा गया है। पाली के पंचगौरव है। मेहंदी नीम टेक्सटाइल के उत्पाद। रणकपुर जैन मंदिर बास्केटबॉल। फलौदी जिले के हैं। जीरा जाल सोनामुखी के उत्पाद। खिंचन एथलेटिक्स। प्रतापगढ़ जिले के कलौंजी तेंदू थेवा आभूषण सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य तीरंदाजी पंचगौरव हैं। राजसमंद के सीताफल नीम ग्रेनाइट या मार्बल के उत्पाद। कुंभलगढ़ किला और हॉकी है। सलूमगढ़ जिला के पंचगौरव हैं। मक्का पलाश क्वार्ट्स जयसमंद झील कबड्डी। सवाई माधोपुर के हैं अमरूद नीम मार्बल के उत्पाद। रणथंभौर नेशनल पार्क फुटबॉल। सीकर के हैं प्याज अरडू लकड़ी के फर्नीचर। खाटू श्याम जी का मंदिर और बास्केटबॉल। सिरोही के हैं सौंफ महुआ मार्बल के उत्पाद। देलवाड़ा जैन मंदिर और तीरंदाजी। श्री गंगानगर के किन्नू शीशम सरसों का तेल बूढ़ा जोहड़ और एथलेटिक्स पंचगौरव हैं। टोंक के सरसों अमलतास स्लेट स्टोन के उत्पाद। डिगी कल्याण जी का मंदिर पर्यटन स्थल के पंचगौरव है और एथलेटिक्स गेम्स में रखा गया है। उदयपुर 41वां जिला है। इसके पंचगौरव है सीताफल महुआ मार्बल एंड ग्रेनाइट के उत्पाद। पर्यटन स्थल में इन्होंने फतेहपुर और पिछोला झील को रखा है और गेम्स में तैराकी को रखा है। ये पंचगौरव कार्यक्रम है 41 जिलों के और ये पूरी समरी है इकोनॉमिक रिव्यू की।